गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट किया जाए। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? होपफुली अच्छी चल रही होगी। चलिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बेसिकली नाम ही से क्लियर है, रेडॉक्स। तो इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, रेड और ऑक्स। ओके, ये मत समझना रेडॉक्स लाल बैल वाला नहीं। तो यहां पे जो है रेड का मतलब है रिडक्शन और इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इस चैप्टर में अपने को मेनली क्या पढ़ना है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स में क्या मतलब? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अच्छा, बेसिक आपको डेफिनेशन पता ही होगी रिडक्शन की। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ना, गेन ऑफ एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। जैसे कि Mg+O2 तो Mg का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। गेन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जनरली हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो रिडक्शन होता है। तो ये बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स से पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो मेरी समझ में सबको आता होगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। कुछ सिलेक्टेड हैं जिनका फिक्स्ड होता है, जैसे एल्कली मेटल्स हो गए +1 होता है, एल्कली अर्थ मेटल्स का +2 होता है, कंबाइंड स्टेट। सो ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ लोगों का मानना यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सेम होता है, और कुछ बुकों का या कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भैया डिफरेंट होता है। सो आपने क्या पढ़ा है वो आपको पता होगा। सो अपन क्या बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है? अलग अलग चीजें। अच्छा, ये हुआ कि भाई ये कैसे आप, तो देखो ध्यान सुनिएगा एक एक पॉइंट शॉर्ट में अगर समझे आप। होता क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, अगर किसी कंपाउंड में अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का सिंगल एटम है, अगर किसी कंपाउंड में अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का सिंगल एटम है, तो चाहे आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए चाहे ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, दोनों ही सेम होता है। लाइक अगर आप HNO3 ले लो, HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता देते हैं। H का +1 हो गया, N का नहीं पता है, X मान लीजिए, O का -2 होता है, तो 3 × -2 और इसको 0 पुट कर दीजिए, तो X का वैल्यू आ जाएगा +5। तो जब X का वैल्यू +5 आया, तो चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहिए चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ऑक्सीडेशन नंबर कहिए चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? क्यों? अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का एक ही कंपाउंड है। अगर मान लो किसी कंपाउंड में लाइक Na2H2O3, ठीक है भाई, सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो बोलते हैं ना। सो अगर इसमें कहा जाए कि अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा मोर देन 1 एटम है अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, लाइक सल्फर के 2 एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को नहीं पता, तो फिर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट आएगा। अच्छा, वो क्या होगा? देखो होता क्या है कि जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे, आपको याद करा दे। Na का +1 तो Na2 का प्लस, यहां अपन ले लेते थे 2x और यहाँ -6 = 0, तो x का वैल्यू आप देखोगे +2 आ जाएगा, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। इसमें आपने किया क्या? पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अपन ने क्या किया? अपन ने भाई ये किया कि H2 था तो हमने सल्फर का x माना, तो H2 का 2x हो गया। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि हमने दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम मान लिया। लेकिन क्या गारंटी है कि दोनों सल्फर सेम ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे? नहीं है। तो होता क्या है
कि अगर एक से ज्यादा एटम अननोन ऑक्सीडेशन नंबर के आए तो आपको क्या करना है, अगर हर एटम जैसे एक से ज्यादा एटम है ना, तो हर एटम का अगर हम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी H2 है तो अलग अलग सल्फर का, एक सल्फर का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तो ये जो आएगा तो चाहे आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर का हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट का हो, सेम होगा। यानी इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हम दोनों सल्फर को डिफरेंट माना, जब दोनों सल्फर को डिफरेंट माना तो एक प्रकार से अपन ने अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का तो एक ही एलिमेंट हो गया ना एक प्रकार से, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया। खास बात, ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्ट्रक्चर से आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्ट्रक्चर से आती है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर से कैसे आती है, क्या इसका तरीका होता है, उन सब की बात अपन इस चैप्टर में करेंगे। देखिए, अगर अपन बात करें कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, चार्ज ट्रांसफर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप तक पहुंच जाए। देखो, बहुत पूरा एक एक चीज डिटेल में तो नहीं अपन बात कर सकते, लेकिन कोशिश पूरी है कि जो भी एग्जाम में आता है वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है, जिससे आपका मार्क्स रिडॉक्स में तो ना कटे। सो चार्ज ट्रांसफर, देखो मान लीजिए जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी है, तो ए सिंगल बॉन्ड बी की सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो होता क्या है इसमें, ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी लिखते हैं। सपोज इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी करते हैं, यानी ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है। अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक तो इसका खुद का था, तो कितने इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, एक। तो जब एक खींचेगा तो इसमें -1 आ जाएगा, इसमें +1 आ जाएगा। देखो चार्ज ट्रांसफर कैसे लिखना है समझो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पे नेगेटिव लाओ, और जिसके खींच रहा है उसमें पॉजिटिव लाओ। अगर ए डबल बॉन्ड बी है, अगर ए डबल बॉन्ड बी है, जिसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दो तो अपने है तो कोई मतलब नहीं खींचेगा, दूसरे के दो खींच लेगा, तो यहाँ -2 और यहाँ +2 आ जाएगा। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो यहाँ -3 और +3 आ जाएगा। पहले बताओ समझ में आया चार्ज ट्रांसफर कैसे करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिव के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल बॉन्ड है +1 -1, डबल बॉन्ड है +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड है +3 -3। क्लियर भाई, ओके। अब कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ कुछ और जुड़ा है, आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। जैसे CH3CN, C और CH3CN है ना, CC बॉन्ड है, तो आइडेंटिकल एटम के बीच में अगर बॉन्ड आया, अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आया तो फिर चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा ही नहीं, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और चार्ज ट्रांसफर नहीं भी हो सकता है। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए कि आइडेंटिकल एटम के बीच में अगर बॉन्ड है तो चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यानी अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आए तो आपका पहला काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। एंड मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सपोज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। सपोज अगर ऐसा आया तो sp2 sp3 इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी इस ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ -1 और +1 आ जाएगा। देखो, और अगर मान लीजिए कि भाई अगर ऐसा है कि ए सिंगल बॉन्ड ए है और यहाँ इसका sp3 है और इसका भी sp3 है, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अगर सेम एटम के बीच का बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है तो फिर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। पहले बताओ बात क्लियर होगी, देख लीजिए। तो ये है चार्ज ट्रांसफर, कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा। अब अगर बात करें, ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई चार्ज ट्रांसफर तो अपन निकाल लेंगे कि भाई ऐसा ऐसे जो है चार्ज ट्रांसफर होगा।
अब बात जरा समझी जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन CH3CN। चेक करो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन CH3CN। इसका मतलब क्या है, पहले क्लियर करो। आपसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जरूर है, लेकिन लिखा है ईच कार्बन, यानी कि अलग अलग कार्बन का निकालना है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर सिंपल होता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, समझ में आ गया, ठीक है यार एवरेज ले लो भाई, दोनों का एक्स लेने का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो अगर अपने को इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, ये देखिए, अब ये स्ट्रक्चर सारे बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना तो आपको सारे बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। जब सारे बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें आप चार्ज ट्रांसफर चेक करते हैं। चार्ज ट्रांसफर देखोगे CH में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, CH में सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? कार्बन की। तो यहां से कार्बन को क्या मिल जाएगा? -1। यहां से भी क्या मिल जाएगा? -1। यहां से भी क्या मिल जाएगा? -1। तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? -3। पहले देख लो, यहां से -1, यहां से -1, यहां से -1। अच्छा, ये अब CC बॉन्ड है भाई। अब CC बॉन्ड है तो अब इसमें चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा उन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन पे। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता ही होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये देखो, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp3 है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? sp वाले की। तो इसका मतलब इसको -1 मिलेगा और इसको +1 मिलेगा। देखो, सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1। अब यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका मतलब क्या हुआ कि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको -3 मिला और इसको +3 मिला। देखो, तो यानी ओवरऑल इस कार्बन पे चार्ज देखो और ओवरऑल इस कार्बन पे चार्ज देखो, तो आंसर क्या आ गया? चेक कर लो, आंसर क्या आ गया? आंसर आया -2 एंड +2। ये समझ आया? देख लीजिए, अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते, CH3NC आ गया, सपोज CH3NC, और बोलता है कि दोनों कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना, क्लियर? सो अगर हम इसको और थोड़ा सा बात करें तो यहां से इस कोऑर्डिनेट को सिंगल में लिखना पता होना चाहिए। ये देखो, पता है ना, कोऑर्डिनेट को सिंगल में, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस, जो लेता है वो माइनस। तो यहां से देखो 3 CH -1 CH -1, तो यहां तो -3 आ गया। अच्छा, C और N के बीच में सिंगल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, तो इसको -1 और इसको +1। ये देखो, इस पे चार्ज आ गया। अब N और C में ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, -3 +3। तो देखो इस पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? देखो, तो यानी इसका भी आंसर क्या हो गया? +2 एंड -2। समझ में आया? और देखो, Na2S2O3, अगर इसमें ये लिख दिया जाए फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, आपको यार स्ट्रक्चर सबके कैसे पता होंगे? ये बेटा इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाता है ना। तो अब क्योंकि हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि अपन केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाएं, केमिकल बॉन्डिंग दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या बात करनी है? जल्दी बताओ, क्या बात करनी है? आपको निकालना है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है
ये इसका स्ट्रक्चर देखो, क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर बताओ मुझे भाई, उसके बिना तो नहीं होगा। देखो अब आप समझो, यहां एस की बात करते हैं। देखो एस और ओ में डबल बॉन्ड है। अगर एस और ओ में डबल बॉन्ड है तो बताओ चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? अगर एस और ओ में डबल बॉन्ड है तो चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? +2 और -2 का। यहाँ एस और ओ में सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहाँ फिर +1 आएगा, यहाँ फिर +1 आएगा, यानी क्या +2 +1 +1। ये काम समझ में आया? +2 यहाँ से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से। अब कौन सा बॉन्ड बचा? एस डबल बॉन्ड एस। अब एस डबल बॉन्ड एस आइडेंटिकल एटम के बीच का बॉन्ड है। आइडेंटिकल एटम के बीच का बॉन्ड है, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या चेक करेंगे जल्दी बताओ? हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 आएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। देख लो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 आएगा। कैसे चेक किए? ये देखो, तो एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 1 2 3 sp2। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी कम है, तो ऊपर वाले को क्या मिल जाएगा? -2 और इसको फिर मिल जाएगा +2। तो आंसर देखो, ये चेक करो, ये देखो, तो आंसर आएगा -2 एंड +6। -2 एंड +6। अच्छा एक बात और समझो, अगर अपन ये बात करें, ये तो समझ में आया। अब क्या है कि जैसे Na2S2O3 है, मान लीजिए Na2H2O3, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे 2 + 2x - 6 = 0, तो x का वैल्यू 4 आ गया। देखो x का वैल्यू क्या आ गया? 4। अब इसमें देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा -2 एंड 6। यहां हमने दोनों सल्फर को सेम माना है, तो बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर is the average of oxidation state. Oxidation number is the average of oxidation state. देखो oxidation state क्या है? -2 + 6। एक सल्फर का -2, एक सल्फर का +6। अगर इसका एवरेज लें तो देखो एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे सॉरी 2 आ गया, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? देखो -2 × 1 +6 × 1 / 2। चेक करो, एवरेज पता है ना, तो यहां से आ जाएगा कितना? 4/2। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग अलग है, लेकिन उन सबका एवरेज ले लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर है, तभी तो एवरेज x मान लेते हैं। देखो अब देखो Na2S4O6, इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या नाम है? सोडियम टेट्राथायोनेट। ये आईटी का क्वेश्चन है, एडवांस आईटी 2011 या 2012 का क्वेश्चन। तो Na2S4O6 क्वेश्चन समझो क्या था? क्वेश्चन इसमें ये था कि फाइंड द डिफरेंस, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, find the difference in oxidation number of different sulfur. Find the, लिख दें, क्वेश्चन ये था find the difference in oxidation number of डिफरेंट सल्फर। अब देखो क्वेश्चन देखो, करा फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप ये बताओ कि डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है या डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। अगर डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो ऑक्सीडेशन नंबर तो मैक्स मानते, तो डिफरेंस सबका तो सेम ही आता, तो 0 हो जाता। यहां पे जो लिख दिया है समझो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये चाह रहा है कि आप सब सल्फर को अलग अलग लो और जो डिफरेंट हो उनमें डिफरेंस बताओ। यानी
एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, अभी बताए थे, स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के तो आप बना नहीं पाइएगा। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बात और इसमें थोड़ा सा बता दें आपको, जैसे इसका करेक्ट आंसर है -2 + 6। मान लीजिए जेई में, एडवांस में तो यही रहेगा। मान लीजिए जेई मेन में क्वेश्चन आया, जेई मेन में क्वेश्चन आया और यही पूछा कि डिफरेंस या अलग अलग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट बताओ, और -2 + 6 वाला ऑप्शन में ही ना हो, ऐसा हो सकता है। अगर -2 + 6 वाला ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में हो 4 और 0, क्या हो, 4 और 0, तो आंसर 4 और 0। 4 और 0 कैसे होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम है। जनरली मान लीजिए एनटीए वाले हैं, कि भरोसा तो है नहीं इनका, पता चले इनको ये वाला कॉन्सेप्ट ही ना पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से भी आती है, तो फिर अपन आंसर 4 और 0 पुट कर देंगे। लेकिन अगर -2 और +6 भी हो और 4 और 0 भी हो, दोनों ही ऑप्शन में, तो भाई सही तो यही है, फिर यही टिक करेंगे। समझ में आ रहा है ना, देख लो। सो देखो यहां पे S और O के बीच में डबल है, यहां भी डबल है, यहां सिंगल है। पहले इनकी बात करते हैं, तो क्या यहां पे +5 लिख दें, +5 समझ में आया, यहां से +2 आएगा, यहां से +2 आएगा, यहां से +1 आएगा। अब ये सल्फर के सारे बॉन्ड है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसमें देखो 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3 sp3 sp3, क्या चारों सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो आइडेंटिकल एटम के बीच में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, यानी इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा और इसमें +5 आएगा। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर, कौन से हैं डिफरेंट, ये वाले, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये डिफरेंट है, तो आंसर हो गया, चेक करो। पहले बताओ समझ में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी N, मोलैरिटी M, मोलैलिटी m, 3 चीजें हैं, क्लियर। नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। वैसे रिडॉक्स में नॉर्मैलिटी से स्टार्ट होता है और मोलैरिटी और मोलालिटी ये आता है मोल में, तो फिर भी पहले आपको ये बताया जाएगा, फिर नॉर्मैलिटी बताया जाएगा। देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जो सल्यूट है उनके कितने मोल हैं, दैट इज अ मोलारिटी। यानी मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो अच्छा ये आया। अब मोलारिटी समझ में आ गया। अब देखो मोल्स और एक होता है मिली मोल्स। जब मोल्स को आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है मिली मोल्स। यानी अगर हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करते तो मिली मोल्स हो जाएगा और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ml हो जाएगा। तो मोलारिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो मिली मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चेक करो, यानी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई करोगे मिली मोल्स आ जाएगा। देख लीजिए, क्लियर है। अब आता है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी। इसी को आप लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये देखो, क्लियर भाई? तो मोलारिटी और मोलालिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नॉर्मलिटी क्या होता है। अगर बात नॉर्मलिटी की जाए कि यार नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी जो है n, ये होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी देखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल से मिलीमोल्स आता है, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट आता है। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, नीचे हो जाएगा ml में वॉल्यूम। यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यानी नॉर्मलिटी को जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लो भाई, कोई डाउट हो तो बोल दो। तो ये नॉर्मलिटी होता है, मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है। अब क्या होता है, कैसे बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घट जाएगी, मोलारिटी घट जाएगी। लेकिन मोलालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेट का रेशियो है। तो यानी मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या भाई समझ आ रहा है? टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलालिटी में फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ठीक है, नॉर्मलिटी मोलालिटी समझ में आ गया। अब ये नया एक टर्म आया है, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स निकालना तो आपको आता ही होगा। सो अगर अपन बात करें कि यार ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल्स निकालते थे, मोल्स कैसे निकालते थे, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे नया टर्म है इक्विवेलेंट वेट। अब ये हुआ कि यार इक्विवेलेंट वेट क्या है, नया टर्म है, तो उसको समझें। इक्विवेलेंट वेट, सो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिप्लेस 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। यानी इतने से कंबाइन करे या रिप्लेस करे। ठीक है, तो अपने मतलब की जो चीज है वो बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर। तो अगर अपन ये देखें कि नॉर्मलिटी क्या आई थी, नॉर्मलिटी आई थी आपकी ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V इन लीटर। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मोलिकुलर वेट
बाई n फैक्टर कर दें इंटू v लीटर में कर दें, देखो तो मोलिकुलर वेट बाई v लीटर, ये क्या था? मोलारिटी। क्लियर करो, गड़बड़ हो गया क्या? ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? मोलिकुलर वेट बाई, एक मिनट, ग्राम इक्विवेलेंट, मोलिकुलर वेट बाई क्या था भाई? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, सॉरी। सो यहां पे देखो क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट था मोलिकुलर वेट, देखो ध्यान से, ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्ट, ये तो इक्विवेलेंट वेट है ना। ग्राम इक्विवेलेंट था, ध्यान से देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, तो ये था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। चेक करो, ग्राम इक्विवेलेंट और वी लीटर में रहेगा ही आपका। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? ऊपर लिखा है। सो यहां से वेट इन ग्राम डिवाइड बाय, देखो क्या लिखना है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, तो मोलिकुलर वेट एन फैक्टर गया ऊपर, यहां वी लीटर में आ गया। यानी देखना, नॉर्मेलिटी का वैल्यू आया वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वी लीटर में इनटू एन फैक्टर। तो चेक करो, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या हो गया? मोल्स। यानी देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल्स बाय वी क्या हो गया? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये आपको क्या करना है? रटना है, इंपॉर्टेंट है भाई। नॉर्मेलिटी निकालना हो, मोलारिटी पता हो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या कर दीजिए? एन फैक्टर। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? देख लीजिए। अच्छा, अगर इसको दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ये देखो, तो n बाई वी, नॉर्मेलिटी बाई वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से जल्दी बताओ भाई। नॉर्मेलिटी बाई वी, कोई फर्क है इससे? भाई अगर v और v हटा दें, ये लो, v और v अगर हटा दें तो कोई फर्क थोड़ी ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अच्छा, अब ऐसे देखो कि नॉर्मेलिटी क्या था? नॉर्मेलिटी क्या था? याद करो, नॉर्मेलिटी था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और मोलारिटी क्या था? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको नॉर्मेलिटी लिखना है तो मोल्स पर लीटर लिखना पड़ेगा। क्या नॉर्मेलिटी क्या लिखना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? तो नॉर्मेलिटी की जगह पे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बाई वी, मोलारिटी की जगह लिख सकते हैं मोल्स बाई वी इनटू एन फैक्टर। पहले बताओ समझ में आया? देख लो, तो वी तो गायब हो गया। तो यानी एक प्रकार से क्या समझ में आया? फाइनल रिजल्ट क्या आया? कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? ये होंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये देखो, देखो क्लियर? यानी अगर आपको मोल्स पता हो और एन फैक्टर पता हो, तो मोल्स को जब आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यानी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। क्या भाई, कहानी समझ में आई? नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, बात समझ में आ गई? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें रिलेशन बिटवीन मोलारिटी
एंड डेंसिटी। ये देखिए रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड डेंसिटी। बात जरा समझिए। तो करना क्या है, जैसे मोलारिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन बता दिए, अब इनमें बात करेंगे। तो देखो मान लीजिए जो कैपिटल मोलारिटी है, स्मॉल m जो है ये मोलालिटी है, d ग्राम पर ml डेंसिटी है। क्लियर क्लियर। और m1 जो है मोलर मास ऑफ सल्यूट है। क्लियर। क्वेश्चन आता है भाई, इसमें ध्यान रखना, मोलर मास ऑफ द सल्यूट है। तो अब आपको जो है अगर इसमें रिलेशन की बात करनी है कि इसमें रिलेशन क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका है। देखो बात समझो, मोलालिटी की डिफिनीशन क्या है। मोलालिटी ये होता है मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाई weight of solvent in grams into 1000। समझ में आया? 1000 ग्राम में मोल्स ना। अब एक बात समझो, मोल्स ऑफ द सल्यूट, अगर हमने मोलारिटी m मानी, सपोज अगर हमने मोलारिटी क्या मानी है, कैपिटल M, तो मोलारिटी जब आपने कैपिटल M मानी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के m मोल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल m है, इसको अगर हम मोल्स की जगह m लिख दें, अगर हमने मोल्स की जगह पे m लिख दिया, इसका मतलब हमने माना कि 1000 ग्राम 1000 ml सॉल्यूशन में m मोल है। तो ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन है, डेंसिटी आपको दी है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू भाई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो यानी 1000 ml तो है और डेंसिटी डी है। ये 1000 डी क्या होगा, इट इज अ मास ऑफ द सॉल्यूशन। नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें अगर हम सल्यूट का मास माइनस कर दें, सल्यूट का मास माइनस कर दें, तो क्या सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अच्छा, अब सल्यूट का मास क्या होगा, m उसके मोल्स है, m1 उसका मोलर मास है, ये देखो इनटू ये देखो, चेक करो। स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 d माइनस mm1, ये रिलेशन होता है। आप याद कर सकते हो, याद कर लो, समझ सकते हो, समझ लो, देख लो। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। द मोलारिटी ऑफ 50 मोलल H2SO4 solution is 800 by 59. The density of solution is A part 1.6 gram per liter, B part 1600 kg per meter cube, C part 16 gram per ml and D part none। ये मान लीजिए क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा था मोलारिटी ऑफ 50 मोलर, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी, मोलारिटी ऑफ 50 मोलर H2SO4 solution is 800 by 59, the density of the solution is। तो इसका मतलब अपने को क्या क्या गिवन है, ये दी है मोलालिटी, ये दी है मोलारिटी, और आपको क्या पूछा है, डेंसिटी। तो आपको
पता होना चाहिए कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी होता है m/1000 d माइनस m(m1) × 1000। देख लो, तो यहां अगर हम कहते हैं 50, यहां लिखते हैं 800/59, दिस डिवाइड बाई 1000 d माइनस 800/59 इंटू m1 कितना 98 H2SO4 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो D आएगा वो आएगा 1.6। D क्या आएगा 1.6। अच्छा, जो D आएगा 1.6, इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया A नहीं, और ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ डेंसिटी का यूनिट होता है 1.6 ग्राम पर ml, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले में, ये देख लीजिए, इस फॉर्मूले में डेंसिटी का क्या यूनिट है ग्राम पर ml, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ डेंसिटी का वैल्यू आया 1.6 ग्राम पर ml, बट यहाँ ऑप्शन लिखा है 1.6 ग्राम पर लीटर। जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान नहीं देते, हट से देखो 1.6 माइनस कर, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इसको या तो नन आंसर आएगा, ये हो नहीं सकता, या तो ये हो सकता है। यानी ग्राम पर ml में जो आया है उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके देखो। अगर ग्राम पर ml वाला केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नन हो जाएगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, बता देते हैं। देखिए क्या करना है आपको, 1.6 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, ये हो गया केजी, ग्राम था, और ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये पता है ना। तो इसको लिख दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻³ केजी, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा आगे, ये लो। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, देख लीजिए। क्या भाई समझ में आया? ये मोलारिटी। अब क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, वो कई तरीके से डिफाइंड होता है। देखो, पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन 4 तरह से मेनली डिफाइंड होता है। ध्यान से, जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो मेनली 4 तरह से डिफाइंड होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। और इनका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मतलब ही नहीं आया तो आगे आंसर तो आएगा ही नहीं। तो होता क्या है, ध्यान सुनो, कोई भी सोल्यूशन हो ना, उसका क्या मतलब है। देखो, जैसे परसेंटेज 4 तरह से, परसेंटेज x/y के फॉर्म में समझिए, सब x/y सब वही है। यहां पे क्या होता है समझो, ये जो y है, ये y नीचे वाला, ये है 100 सोल्यूशन। 100 सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये हमेशा 100 लिया जाएगा, वो भी सोल्यूशन का। कैसे? अगर नीचे W है, नीचे W है तो ये 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया, नीचे V है तो ये 100 ml सोल्यूशन हो गया। क्लियर? और ये जो है, ये है सोल्यूट। ये क्या है? सोल्यूट। यानी अगर ये XW है, सपोज W/W, इसका मतलब ग्राम सोल्यूट, और V है तो ml सोल्यूट। यानी ध्यान से देखिएगा, अगर कहा जाए कि 5.85% वेट बाय वेट NaCl, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ml 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl है। देखो भाई W/W है ना, तो ये तो 100 सोल्यूशन हो गया, और ये W है तो यहाँ 100 ग्राम हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए 4.98% V/W
H2SO4। अब इसका मतलब समझो क्या है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.98 ml H2SO4। देखो, क्या भाई कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो बोलो, देख लो। इसके बाद 9.8% V/V H2SO4। इसका क्या मतलब हुआ, दिमाग लगाओ। इसका मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 9.8 ml H2SO4 है। ये देखो, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, और देखो, मान लीजिए 5.85% W/V NaCl, मतलब बताओ क्या होगा? दिमाग लगाओ, खुद ही दिमाग लगाओ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl। चेक करो, एक एक चीज क्लियर करो, क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बनता है इसमें, अभी पिछले साल भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एडवांस मेंस दोनों में आ जाता है। तो जो बाई नीचे रहे ना, ये 100 सॉल्यूशन होगा। अगर W है तो 100 ग्राम हो जाएगा, अगर V है तो 100 ml हो जाएगा, और ऊपर वाला हमेशा सल्यूट होता है। अगर वो V है तो ml हो जाएगा, W है तो ग्राम हो जाएगा। सल्यूट का काम खत्म। लिखना तरीका समझ आ गया क्या भाई? समझ में आया? अब देखो, कहानी क्लियर हुई। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 5.85% वेट बाय वेट NaCl। ठीक है, गिवन। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। Density of solution is equal to 1.2 gram per ml। 1.2 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी दी है। देखो सॉल्यूशन, देखिए 5.85% वेट बाय वेट NaCl। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5.85 ग्राम, बोलो मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के मोल। तो यहां इतना ग्राम सॉल्यूशन, इतना ग्राम सल्यूट है। तो अगर इसको इसमें माइनस कर दें, 100 माइनस 5.85, क्या ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा भाई? चेक कर लो, इतना ग्राम सॉल्वेंट। इतना ग्राम सॉल्वेंट से क्या इसमें कहेंगे 5.85 डिवाइड बाई 58.5 मोल्स सल्यूट होंगे। बोलो, चेक करो, इतना मोल सल्यूट का होगा। अगर ये आ गया तो इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतने मोल्स, तो 1000 ग्राम में कितने मोलालिटी आ गई? तो आप क्या करो, 1000 ग्राम सल्यूट में निकालिए, तो 5.85 डिवाइड बाई 58.5 डिवाइडेड बाई आप करिएगा 100 माइनस 5.85 इंटू 1000, ये आ जाएगा मोलालिटी। ये देखो, ये सॉल्व करिएगा आप तो ये आपको मोलालिटी दे देगा। देख लीजिए, अब आता है मोलारिटी कैसे निकालें। अगर मोलारिटी की बात करें कि यार मोलारिटी कैसे निकलेगी, तो देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl, ये तो लिखा ही हुआ है।
अच्छा, मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? सोल्यूशन का वॉल्यूम और सल्यूट के मोल। सल्यूट का वेट पता है तो सल्यूट के मोल आ गए, केवल अपने क्या चाहिए? सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो यहाँ क्या दिया है? ग्राम सोल्यूशन। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो यानी 100 बाई 1.2 ml सोल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl। पहले बताओ समझ में आया? तो यहां से अगर हम कहें कि 100 बाई 1.2 ml सोल्यूशन में, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 5.85 डिवाइड बाई 58.5 मोल्स। तो 1000 में ही तो निकालना है मोल्स। तो 5.85 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 100 बाई 1.2 इंटू 1000। यहां से मोलारिटी का वैल्यू आया 10 इंटू 5.85 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 1.2। देख लो भाई, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अब इसको एक फॉर्मूले की तरह आप रख लीजिए। कैसे? मोलारिटी इक्वल टू 10xD बाई मोलिकुलर वेट। सल्यूट का मोलिकुलर वेट है। अब ये क्या है? ये फॉर्मूला कैसे बन गया? देखो, 10x 5.85% वेट बाई वेट और D डेंसिटी, यानी ये x है परसेंटेज वेट बाई वेट, D है डेंसिटी इन ग्राम पर ml। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हो, डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हो, मोलारिटी इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मोलिकुलर वेट सल्यूट का है, डायरेक्ट आंसर आ गया। देख लो, क्या कहानी क्लियर? यानी मोलारिटी का वैल्यू 10xD बाई मोलिकुलर वेट। ये देखो, वेयर x है परसेंटेज वेट बाई वेट, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। क्लियर? समझ में गया? तो ये है। क्या भाई कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपको जो है समझ में आया कि यार मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ये सब कैसे है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर की बात करें तो जैसे थोड़ी सी और बात बताते हैं आपको। जैसे एन फैक्टर के पहले आपको बता दें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, सबको पता होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है? एन फैक्टर पढ़ने के पहले थोड़ा सा और बात कर ही देते हैं। रिडॉक्स क्लियर हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है समझ लो। अभी इसको बात करते हैं हम लोग। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। यहां Mg कितना है भाई? 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यानी Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ Mg जो Mg+2 में जा रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ O का कितना है? 0, और यहाँ O का कितना है? -2। तो ये हो गया रिडक्शन। यानी Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो रिडॉक्स हो गई। क्लियर है? अब आता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अगर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन की बात की जाए कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन किसे कहते हैं?
ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी का रिडक्शन हो रहा हो। जैसे यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O का रिडक्शन हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या है? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसी का रिडक्शन हो रहा है, यानी द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे देखो ये देखो I2 गिव्स I माइनस IO3 माइनस, तो I2 0 से गया -1 में, ये हो गया आपका रिडक्शन। देखो भाई ये क्या हो गया? रिडक्शन। और I2 जो गया ये IO3 माइनस में, IO3 माइनस का मतलब हो गया +5 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यानी क्या I का ही रिडक्शन हो रहा है और I का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब I2 डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, यानी ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, देखो मजा आएगा तभी, ठीक है। जैसे और देखो H2O2 gives water plus half O2। देखो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? सबको पता होगा, -1। तो यहाँ -1 और यहाँ O में -2 और ये 0। तो देखो -1 जब -2 में गया तो ये हुआ रिडक्शन, और जब ये 0 में गया तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। यानी क्या O का ही रिडक्शन हो रहा है और O का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। क्या समझ में आया? क्लियर? अच्छा, एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, बट रिवर्स नॉट ट्रू कि हर रेडॉक्स को आप डिस्प्रोपोर्शनेट बोल दोगे। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। ओके, अब आते हैं एन फैक्टर पे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली एन फैक्टर की अगर बात करें कि यार ये एन फैक्टर क्या है, तो देखो सिंपल, अगर एन फैक्टर की बात करें कि एन फैक्टर है क्या, तो होता क्या है एग्जैक्टली में। देखो जैसे अपन एन फैक्टर निकालते हैं तो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग निकालते हैं। जैसे एसिड बेस का एन फैक्टर, आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर। तो शॉर्ट में समझते हैं कि सबसे पहला है एन फैक्टर ऑफ एसिड। अगर आपके पास एसिड है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, यानी एक एसिड से कितना H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे एसिड एन फैक्टर HCl 1, H2SO4 2, S3PO4 3, S3PO3 2, S3PO2 1। ये देखिए एक्जैक्टली में देखो कि जैसे HCl 1, H2SO4 2, क्यों इसमें 2 H है, डाई बेसिक एसिड है। S3PO4 में 3 H है, ट्राई बेसिक एसिड है। अच्छा, S3PO3 में भी 3 H है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डाई बेसिक है, इससे 2 ही H रिप्लेस होते हैं। जब इससे 2 ही H रिप्लेस होते हैं तो इसका एन फैक्टर 2 आएगा, इससे 1 H रिप्लेस होता है, इसलिए ये बनाएगा। अच्छा, किसी का भी एन फैक्टर, किसी का भी अगर एन फैक्टर 1 से ज्यादा है एसिड के केस में, जैसे 3, तो इसका एन फैक्टर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसे कैसे? क्योंकि डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कितना H रिप्लेस हो रहा है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए रिएक्शन आई, S3PO4 का रिएक्शन NaOH से हुआ और बनाया NaH2PO4 प्लस वाटर। ये देखिए, तो यहां इसका जो एन फैक्टर होगा 1 आएगा। क्यों? एक ही H रिप्लेस हुआ है। अगर मान लीजिए ये देखिए, अब
अब इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। क्यों 2? 2 H रिप्लेस हो गए, देखो 2 NH रिप्लेस हुए। अगर H3PO4 का रिएक्शन NaOH से हुआ और प्रोडक्ट आपको दिया हो Na3PO4 प्लस वाटर, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आई? देख लो, कहानी क्लियर हो गई। तो ये n फैक्टर एसिड का समझ में आया। n फैक्टर ऑफ बेस, अगर n फैक्टर ऑफ बेस की बात करें कि बेस का n फैक्टर क्या होगा, तो ये होता है एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा, एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, कितने OH माइनस रिप्लेस हो रहे हैं। जैसे बेस n फैक्टर NaOH 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, AlOH होल थ्राइस 3। ये देखो, समझ में आया? अब देखो, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आया, द n फैक्टर ऑफ BOH होल थ्राइस इज, ये देखो, चेक करो अब इसका n फैक्टर। तो n फैक्टर ऑफ BOH होल थ्राइस, ऐसे देखने से क्या लगेगा, आप क्या टिक करोगे? खट से 3 टिक करोगे, जबकि आंसर इसका 1 है। ऐसे कैसे हो गया? BOH होल थ्राइस 3 OH है। देखो बात जरा समझो, होता क्या है कि जो BOH होल थ्राइस है वो आपको देखने में ऐसा लग रहा है, बट ये है ऐसा, ये देखो। और ये जो बोरिक एसिड है, इसका नाम क्या है? इट इज अ बोरिक एसिड, और ये मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड, एक ही H निकलता है। अच्छा, H भी नहीं निकलता, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो एक वाटर का OH ले लेता है, तो एक ही H प्लस तो निकलेगा। मतलब इसकी रिएक्शन इस तरह होती है, देखो स्पेशल एसिड है, ये देखो, तो एक ही H प्लस निकला। मोनोबेसिक है तो n फैक्टर 1 होता है। इसी तरह कभी ऐसा आ जाए, इसका n फैक्टर, तो n फैक्टर इसका 2 होता है। 2 कैसा कि POH होल थ्राइस है, तो ये मतलब इसका ये है, ये देखो H3PO3, और ये जो है डाई बेसिक एसिड होता है। क्या होता है? डाई बेसिक एसिड। समझ आ गया? आगे देखो, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का n फैक्टर। अगर n फैक्टर ऑफ सॉल्ट की बात की जाए तो ये होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या होता है भाई? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे सॉल्ट n फैक्टर NaCl 1, ACl 1, MgCl2 2, AlCl3 3, Al2SO4 होल थ्राइस 6। 6 समझ में आया? Al में +3 तो Al2 में 6, या पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो, देख लो। क्लियर? तो ये सॉल्ट का n फैक्टर निकालते हैं। क्या भाई बात समझ में आ गई? देख लीजिए, कहानी क्लियर हुई। अब हम लोग जो बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। n factor of oxidizing and reducing agent।
बात जरा समझिए। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है? जिनको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तभी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो ये होता है, देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। जैसे देखो, KMnO4 जो है चेंज हो रहा है MnSO4 में। तो किसको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना पड़ेगा भाई इसमें किसका चेंज हो सकता है। K का फिक्स है, O का फिक्स है, किसका चेंज हो सकता है? Mn का। यहाँ Mn का देखिए कितना है, +7, और यहाँ Mn का कितना है, +2। तो एन फैक्टर बता दीजिए कितना आएगा। चेंज 5 का। और देखो, ये देखिए K2Cr2 से Cr2SO4 थ्राइस बन रहा है। तो यहां क्रोमियम का निकालिएगा तो +6 आएगा, और यहां क्रोमियम का निकालिएगा तो +3 आएगा। कैसे +3 आएगा? इसका चार्ज यहां पहुंच जाता है, इसका यहां आ जाता है, ध्यान रखना। सो +6 से +3 आया, +6 से +3 आया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। लेकिन क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 एक क्रोमियम में आया? क्योंकि ये जो +6 आप देख रहे हो ये एक क्रोमियम का है। अगर ये एक क्रोमियम का है, +3 भी एक क्रोमियम का है, यानी +6 जब +3 में गया तो 3 का चेंज आया। इट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। इट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। क्या इसके एक मॉलिक्यूल में क्रोमियम के 2 एटम है? चेक करो, ये पूरा मॉलिक्यूल होता है। तो चेंज इन पर एटम तो 3 है, लेकिन पर मॉलिक्यूल निकालिएगा तो ये जो नंबर दिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एन फैक्टर ये मत कहिएगा कि इधर भी 2 है, क्योंकि हम इसका निकाल ही नहीं रहे, जिसका निकाल रहे हैं। जैसे इसका निकाल रहे हैं तो इसके एटम से मतलब है इसमें कितने हैं अपने कोई लेना देना नहीं है। समझ आनी चाहिए मेरी बात। देख लो, मान लीजिए ये देखिए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +2 आएगा, और इसमें सल्फर का निकालिएगा तो 2.5 आएगा। अब एवरेज से काम चलाएंगे, एन फैक्टर हमेशा एवरेज से निकलेगा। तो देखिए +2 से 2.5 गया। अगर +2 से 2.5 गया तो चेंज कितना आया? 0.5 का। कितना चेंज आया? 0.5 का। क्या एन फैक्टर 0.5 हो जाएगा? नहीं। जो 0.5 का चेंज आया, क्या ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है? क्योंकि एक सल्फर का है 2, एटम कितने हैं यहाँ? 2। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा, देखो अगर इसका एन फैक्टर निकालना होता तो उल्टा जाओ, तो 2.5 से 2 चेंज आया 0.5 का, लेकिन 0.5 का चेंज एक सल्फर में आया और यहाँ 4 सल्फर है। इसका मतलब इसका अगर एन फैक्टर निकालना होगा तो 0.5 × 4 करेंगे। समझ में आना चाहिए भाई। देख लो इसके बाद और देखो, मान लिया ऐसे हो रहा है रिएक्शन, कैल्शियम क्लोरेट Cl- में जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस Cl का निकालना पड़ेगा। Ca का तो फिक्स होता है, कैसे निकालते हैं ये भी बता देते हैं। देखो Ca का 2 होता है, ये होल ट्वाइस है तो 2 टाइम्स कर लो ऐसे। Cl का x मान लो, O का -2 होता है तो -6 हो गया, और इसको 0 पुट कर दो। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू +5 आएगा। तो यानी इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5। अगर इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा तो क्या ये +5 कहां जा रहा है? -1 में,
तो +5 -1 में जाएगा, चेंज आएगा 4 का। क्या बात समझ में आ रही? अरे कहां समझ में आ रही? +5 से -1 चेंज आएगा 6 का, 6 का भाई 6। कितना चेंज आया? 6। समझ में आया? ये नहीं कि +4 कर दिए, क्योंकि जनरली जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो +5 से -1 में चेंज जो है ना वो हम 4 लिख देते हैं, और वही गलत हो गया। ध्यान रखिए। तो +5 से -1 चेंज 6 का आया, लेकिन 6 का चेंज 1 CL में आया, यहाँ CL है 2, तो इसका n फैक्टर पहले बताओ समझ में आ रहा है? देख लो। बोलो, यहाँ पे भी बताए +5, यहाँ 0। देखो +5 0, इसका मतलब चेंज आया 5 का, और 3 है इसमें, तो इसका n फैक्टर बोलो 3 × 5 15। और देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। इसका n फैक्टर देखो, यहाँ आर्सेनिक का चार्ज कितना है? +5। समझ रही? ये इधर गया और ये इधर है। सल्फर पे कितना है? -2, तो +5। यहाँ आप आर्सेनिक का निकालिएगा तो +5 आएगा, यानी आर्सेनिक में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सल्फर में -2 से ये +6 गया है, तो आर्सेनिक में चेंज है नहीं, तो आर्सेनिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। सल्फर -2 से +6 गया, तो -2 से +6 गया, चेंज बोलो 8 का चेंज आया। अच्छा 8 का चेंज आया एक सल्फर में, सल्फर है 5, तो इसका n फैक्टर ये देखो। क्या समझ में आया? n फैक्टर निकालना आया भाई? होपफुली आया ही होगा यार। क्या भाई समझ में आ रहा है? देख लो। तो n फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से पर मॉलिक्यूल। क्लियर? रिडॉक्स में इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो n फैक्टर है ना, रिडॉक्स का बैकबोन है। मतलब अगर n फैक्टर नहीं आया तो दिक्कत ही रहेगी पूरे रिडॉक्स में। अब देखो, अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए, जितने भी n फैक्टर निकाले, उसमें एक कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो, ऐसा मत हो कि आधे का ऑक्सीडेशन आधे का रिडक्शन, वो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, वो बैलेंस करनी पड़ती है। तो अगर किसी का 2 एटम का, 4 एटम का, सबको ऑक्सीडेशन मोर हो रहा है, ठीक है चलेगा। सबको रिडक्शन हो रहा है, चलेगा। तो क्या करो, अलग अलग एटम में निकाल लो चेंज और टोटल ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आर्सेनिक पे कितना चार्ज है? +3, सल्फर के कितना है? -2। समझ में आ रहा है? यहाँ आर्सेनिक पे है +5, सल्फर पे है +6। इसका मतलब आर्सेनिक +3 से कहां जा रहा है? +5 में। अगर आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, समझो, अगर आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है तो आर्सेनिक में चेंज आएगा 2 का। लेकिन क्योंकि AS2 है, आर्सेनिक के 2 एटम है, इसका मतलब इसमें आर्सेनिक में चेंज आएगा 4 का। पहले बताओ समझ में आया? सल्फर देखो, -2 से +6, -2 से +6 8 का चेंज आएगा, और 3 है तो 8 × 3 24 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही n फैक्टर हो जाता है 28। यानी कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर एक से ज्यादा एटम का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन, तो दोनों का अलग अलग चेंज निकालो और ऐड करो, ओवरऑल n फैक्टर आ जाएगा। कहानी क्लियर? और देखो, ये देखिए, ये रिएक्शन है Cu2S से दिस। यहाँ Cu का कितना होगा? +1, सल्फर क्या होगा? -2। तो +1 से +2 गया तो चेंज आएगा 1 का, लेकिन Cu2 है इसलिए 2 का। -2 से सल्फेट में +6 8, तो यहाँ 8 आया। ये देखो,
क्या कहानी समझ में आई? देख लो और देखो, ये आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा बुक्स में भी कम मिलेगा और आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। यहाँ K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड चेंज हो रहा है K प्लस Fe+3 कार्बोनेट एंड नाइट्रेट है। यहाँ देखो K का +1, यहाँ भी K का +1, यानी K से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +2 आएगा। जब Fe का +2 आया तो +2 से कहा जा रहा है +3 में, तो इसमें चेंज आएगा 1 का। सबका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, देखना। अब यहाँ Cn पे क्या होता है पता है तुम्हें? Cn माइनस होता है। क्या होता है? Cn माइनस। लेकिन Cn माइनस में यहाँ C और N तो अलग अलग हो गया। अगर C और N अलग अलग हो गया, यानी आप N फैक्टर तभी निकाल पाओगे जब इस C का पता हो और इस N का पता हो, तभी तो आप चेंज लिखोगे और ऐड करोगे। तो देखो Cn माइनस क्या होता है? Cn माइनस ये होता है Cn, ट्रिपल बॉन्ड सबको पता है। माइनस कहाँ होता है? माइनस कार्बन पे होता है। अब इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है? वो चार्ज ट्रांसफर इन कोवेलेंट बॉन्ड पड़े थे, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 और +3 का चेंज आएगा। -3 किसको मिलेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। -3 +3, तो इस पे चार्ज देखो, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? +2, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो गया? -3, यानी कार्बन पे +2, नाइट्रोजन पे -3। यानी कार्बन +2 से कहां जाएगा? ये +4 आएगा, यहाँ +5 आएगा, नाइट्रोजन का निकाल लीजिएगा। तो +2 से +4 गया, चेंज आएगा 2 का। कितना चेंज आया? 2 का। लेकिन क्या यहाँ 6 कार्बन है? अगर 6 कार्बन है, 2 का चेंज तो पर एटम आया, पर मॉलिक्यूल 12 का चेंज आएगा, यानी कार्बन में 12 का चेंज आएगा। ध्यान से, नाइट्रोजन -3 से +5, -3 से जब +5 गया तो चेंज आया 8 का। लेकिन 8 का चेंज तो एक नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, 48 आएगा, और ये हो गया 61। तो N फैक्टर क्या हो गया? 61। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। N फैक्टर क्या हो जाएगा? 61। क्लियर? और एक करेंगे इस तरह का, मजा आ रहा है? लोगों को लग रहा होगा यार ये तो यार शानदार हो गया, हम इस तरह तो पढ़े ही नहीं थे। देखो ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग लेड एजाइड। क्या बोलते हैं? लेड एजाइड। N3- जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं एजाइड आयन। तो यहाँ पे Pb का कितना होता है? +2, ये वाला यहाँ गया, यहाँ N3 पे -1। तो जब N3 पे -1 है तो N3 - 1, इसका मतलब कि 3x = -1, तो x का वैल्यू -1/3, यानी एक नाइट्रोजन पे चार्ज -1/3 का है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे, लेड पे कितना चार्ज आएगा? 8/3। समझ में आता है? 8/3, 3x - 8 = 0, तो 8/3 आया। तो देखो +2 से 8/3, +2 से 8/3, तो कितना चेंज आया? जल्दी बताओ। 8/3 -2 कर दोगे तो 2/3। कितना चेंज आएगा लेड में? लेड में चेंज आएगा 8/3 -2, तो यह आ जाएगा 2/3। लेड में चेंज आ गया। N3 -1/3 से +5 जा रहा है, -1/3 से +5, यानी 5 -1/3, तो 5 + 1/3 हो जाएगा। तो 5 + 1/3 हो गया 16/3। कितना हो गया? 16/3। एक नाइट्रोजन में 16/3, 6 नाइट्रोजन है, तो 16/3 × 6। चेक करो क्या भाई, समझ में आ रहा है? चेक कर लो भाई क्या करना है। तो यहाँ N का चेंज कितना आएगा? देखो 5 - 1/3, ये तो नाइट्रोजन में एक एटम में चेंज आया, इनटू कर देना 6, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस हो गया 16/3 × 6, तो ये आ जाएगा 98/3 N फैक्टर। क्या समझ में आया? देख लो, तो N फैक्टर निकालने का तरीका समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो तो कैसे निकालते हैं।
n factor of डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। देखिए अगर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है ये है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट कभी भी रिएक्शन अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, समझिएगा, अगर कभी भी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट होगी तो हमेशा वो दो जगह जाएगा। अगर दो जगह जाएगा तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया इसका फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकेंड। सो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 है, ये मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर होता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट इन फर्स्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट इन सेकेंड। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो m लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट में n फैक्टर 0 से -1, 0 से -1 I2 है तो 2 प्लस m बाई 0 से यहाँ +5 है तो 0 से +5 5 का चेंज, अब I2 है तो 10 का, तो m बाई 10, तो ये आ जाएगा 3m बाई 5। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो, ये देखो ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 m डिवाइड बाई 5/3, तो मॉलिक्यूलर वेट में n फैक्टर ही तो होता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 5/3। देखो, अच्छा इसको थोड़ा फॉर्मुलाइज कर देते हैं, देखो कैसे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इक्वल टू, हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट m बाई n1। n1 क्या होता? पहले में n फैक्टर, जो n2 है उसको n1 लिख दिए, और फिर होता है m बाई n2। n2 क्या हो गया? 10 को n2 लिख दिए, यानी दूसरे में n फैक्टर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा n1 प्लस n2 बाई n1 n2। देखो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस डिवाइड इक्वल टू m डिवाइड बाई n1 n2 बाई n1 प्लस n2। तो n फैक्टर हो जाएगा n1 n2, ये ले, देखो वेयर n1 क्या हो गया? ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। n1 हो गया फर्स्ट में n फैक्टर, n2 हो गया सेकंड में n फैक्टर। आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ मत करो, फार्मूला रट लो। जैसे देखो H2O2 gives water plus half O2, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। अगर आपसे कहा जाए कि n फैक्टर ऑफ H2O2 क्या होगा, तो देखो यहाँ क्या है, 0 -1, O का -1, यहाँ -2, यहाँ 0, तो -1 से -2 चेंज आएगा 1 का, और 2 है तो 2 का, तो n1 हो गया आपका 2, -1 से 0 1 का, 2 है तो 2, n1 n2, ये लो, यानी n1 2 n2 2। ये देखो, और देखो, मान लीजिए P4 चेंज हो रहा है PS3 में और H3PO2 में, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ P का -3 है और यहाँ P का +1 है, यानी 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, यानी फास्फोरस से रिड्यूस हो रहा है, फास्फोरस से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ N1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 से -3, 3 का चेंज आया, लेकिन 3 का चेंज तो एक फास्फोरस में 4 है, तो 3 × 4, N2 का वैल्यू आएगा 0 से +1 1, क्लियर, 1 × 4, ये 4। तो n फैक्टर ऑफ फास्फोरस इक्वल टू क्या लिखिएगा, n1 n2, n1 n2 बाई n1 प्लस n2, क्लियर, 3। चेक करो, तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में n फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो
क्लियर है भाई? अब इसमें जो है कुछ स्पेशल केस हैं, लाइक KMnO4। कुछ स्पेशल केस का एन फैक्टर बता देते हैं। KMnO4 क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और खास बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक में भी होता है, न्यूट्रल में भी होता है। तो ध्यान रखना, एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम, एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम इक्वल टू होता है इसका 5। अच्छा 5 क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस चेंज होता है Mn+2 में। तो -1 +2 में गया तो यहां +7 से +2 5 का चेंज आएगा इन एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक मीडियम में जो MnO4 माइनस है ये चेंज होता है MnO4-2 में। तो यहाँ +7 से +6 जाता है और एन फैक्टर 1 आता है। क्लियर? न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? जो MnO4 माइनस है वो जाता है MnO2 में। तो यहाँ +7 से +4, तो यहाँ इसका एन फैक्टर 3 आता है। माइल्ड बेसिक में भी जनरली ये ले लेते हैं, लेकिन जब लेंगे तो क्वेश्चन में देगा कि अगर बेसिक मीडियम बोलेगा ना तो देख लेते, अगर यहाँ से बन रहा है और लिखा बेसिक मीडियम बन रहा है तो जो लिखा है वो मान लो, देख लो। क्लियर? इसी तरह एक और कंपाउंड आएगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, K2Cr2O7 ओनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बेसिक आ गया तो देखो होता क्या है, K2Cr2O7 अगर बेसिक मीडियम है और अगर एसिडिक मीडियम है, इसका क्या मतलब है समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K2Cr2O7 में बेस मिलाओगे तो K2CrO4 में चेंज हो जाएगा, और K2CrO4 में अगर एसिड मिलाओगे तो K2Cr2O7 बन जाएगा। एक बार आईटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन था कि K2CrO4 में HNO3 मिला दो। K2CrO4 में क्या मिला दो? HNO3, तो ये बन जाएगा। ध्यान रखना, ये देखो कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जब एसिड मिलाओगे तो ये बन जाएगा। तो अगर देखो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ध्यान से यहां से OH माइनस H+, K2CrO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि दोनों ही +6 में है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। तो ये जब खुद रिड्यूस होता है तो ये Cr+3 में जाता है, और जब ये रिड्यूस होता है तो ये भी +3 में जाता है। तो इसका जो एन फैक्टर होगा, ध्यान देना, इसका जो एन फैक्टर होगा वो 6 आएगा। 6 कैसे? +6 से +3 गया, 3 का चेंज पर एटम, Cr2 है, 6 का चेंज। और जो इसका एन फैक्टर होगा इसका जो एन फैक्टर होगा वो 3 ही आएगा। 3 क्यों? +6 से +3, एक ही एटम है। देखो अगर क्वेश्चन पूछ देता, कह देता कि K2Cr2O7 का एन फैक्टर बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो 3 होगा। 3 लोगों को रटा होता है कि K2Cr2O7 का जो एन फैक्टर है, K2Cr2O7 का जो एन फैक्टर है वो 6 होता है, रटा होता है। देख लो। क्लियर? तो ये एन फैक्टर वाली कहानी क्लियर हो गई। एन फैक्टर कैसे कैसे होगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं क्योंकि छूट जाएगा, कोई बताएगा नहीं। क्वेश्चन आईटी का है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव
परऑक्साइड बॉन्ड। बेसिकली इस चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कोई बताएगा नहीं, इनऑर्गेनिक में कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि है तो इनऑर्गेनिक का, लेकिन बताया जाएगा नहीं, बताया नहीं जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि जरूरत पड़ गई मान लो आगे एग्जाम में। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परऑक्साइड बॉन्ड? ए पार्ट A2Cr2O7, B part CrO5, C part CrO8 -3, D part H2SO5, E part H2S2O8। ठीक है, इतने कंपाउंड है। ठीक, ABCD से मत सोचेगा, ऐसे लिख दी, एक और याद आ गया इसलिए 5 लिख दी। अब जैसे इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होगा नहीं होगा, परऑक्साइड बॉन्ड निकालते कैसे निकालते हैं? आपको पता होना चाहिए हर एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कार्बन का +4 से ज्यादा नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का +5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये सब आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? जो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा आ रहा है, पक्का परऑक्साइड बॉन्ड है। जैसे यहां आप निकालोगे +6 आएगा, यहां निकालोगे +10 आएगा, यहां निकालोगे तो कितना आएगा देख लो, 16 में से कितने हो गए, यहां निकाल लो भाई कितना आएगा देख लो। यहाँ x - 16 = -3, तो x का वैल्यू 13 आ रहा है, देखो 13। यहाँ कितना आ रहा है 10 आएगा, यहाँ ये आएगा, मतलब समझ आ रहा है, सब अजूल फजूल आ रहा है। तो इसका मतलब सोचो, अगर सल्फर के लिए कहा जाए तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी अगर सल्फर के केस में ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ रहा है तो परऑक्साइड बॉन्ड होगा। अगर कहीं भी किसी का, जैसे क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है? क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ देखो +10 आ रहा है, इसका मतलब सब गलत है, जो भी ज्यादा आ रहा है वो सब गलत, ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब उसमें परऑक्साइड बॉन्ड है। कभी भी किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आ जाए, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा आ जाए परऑक्साइड, इसमें +6 से चलेगा। इसमें देखो, इसको CrO5 को बोलते हैं ब्लू क्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू क्रोम, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये देखो, ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये है परऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा, परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है पता है तुम्हारे को? कि परऑक्साइड बॉन्ड, लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद क्लास खत्म हो रही है, थोड़ा ज्यादा ही हो गई। परऑक्साइड बॉन्ड होता क्या है? ऐसे होता है कि O सिंगल बॉन्ड O को परऑक्साइड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि O सिंगल बॉन्ड O होता है, उसको हम परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। नहीं, अगर यहाँ A और B लगा दिया जाए तो परऑक्साइड बॉन्ड के लिए A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम होनी चाहिए, यानी O पे -1 होगा तभी परऑक्साइड बॉन्ड होगा। जैसे अगर आप इसमें ये लगा दो, ये जो है नॉट परऑक्साइड, ये परऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से ज्यादा है, तो जब F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से ज्यादा तो F इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे +1 आ जाएगा, और परऑक्साइड में O पे -1 आना चाहिए, तो इसलिए ये परऑक्साइड नहीं है। O पे -1 आएगा तब परऑक्साइड होगा। देखो, तो एक तो ये 2 परऑक्साइड बॉन्ड हो गए, देखो। इसके बाद ये CrO8 -3 है, CrO8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CrO8 का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंटीजर टाइप, CrO8 इसको K3CrO8 में लिख सकते हैं। इसमें पूछेगा पता है क्या, कितने परऑक्साइड हैं? देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर, देख लो कितना आएगा, -3 आएगा ना। हाँ, तो अब यहाँ देखो O O O O, तो यहाँ -1 एक क्वेश्चन और बनता है क्या? CrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जनरली क्या होता है कि जब भी कोई परऑक्साइड बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है तो उसमें जो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही आंसर आता है, बट स्पेशल है इस क्रोमियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ध्यान रखना। क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकता है, परऑक्साइड बॉन्ड पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, कह देगा परऑक्साइड बॉन्ड X है, ऑक्सीडेशन नंबर Y है, X + Y बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना।
इसके बाद H2SO5, H2SO5 इसको बोलते हैं हम लोग कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हमने बता दिया बस। तो इसमें स्ट्रक्चर जो इसका आएगा ये है पेरोक्साइड बॉन्ड, ये देखो चेक करो। इसके बाद आता है ये वाला, इसका नाम है मार्शल एसिड। क्या नाम है? मार्शल एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कहां बनाया जाए, यहां बना देते हैं, देख लो। मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर SOOO ये देखो, ये है इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड, और इन दोनों का +6 आएगा, इन दोनों का +6 आएगा। एक पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें है मार्शल एसिड में, एक कैरोज एसिड में, CrO8-3 में कितने हैं? 4 पेरोक्साइड बॉन्ड। इसलिए इसका नाम होता है टेट्रा पेरोक्साइडोक्रोमेट 5। टेट्रा पेरोक्साइडोक्रोमेट 5। पता चला इनऑर्गेनिक का IUPAC पूछ लिया, तो इनऑर्गेनिक में पता चला K3CrO8 का IUPAC नेम। तो K3CrO8 का IUPAC नेम कब लिख पाओगे? जब आपको इसका पता होगा कि स्ट्रक्चर कितना है। तो K3CrO8 में कैसे लिखेंगे? पोटेशियम टेट्रा पेरोक्साइडोक्रोमेट 5। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बन गया। ध्यान रखना, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? मतलब समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है? ठीक है, चलो तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा लंबी क्लास खिंच आपको कैसा लगा, क्या है, नई चीज कोई समझ आई? अगर मान लो आपको कोई डाउट आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बताइएगा कि सर ये समझ नहीं आया, तो दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, इस पे बताइएगा आपको कोई दिक्कत आई, और आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या समझ आया नहीं आया। यूट्यूब पे जरूर अपने कमेंट लिखें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ अच्छा चल रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप अपना जो है कमेंट यूट्यूब पे जरूर डालें कि मोशन एजुकेशन के लिए आप क्या फील करते हैं, मोशन फैमिली आपको जो इतना हेल्प कर रही है उसमें आप क्या सोचते हैं, जरूर लिखें। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।